हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 जनवरी 2025 का शिफ्ट 2 का मेमोरी बेस्ड फिजिक्स का जो पेपर है। सबसे पहले इसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। जो इसके पहले वाले क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स द आउटपुट विल बी ज़ीरो। इसमें अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी हैं चार ऑप्शन में, तो किन किन इनपुट्स के लिए जो आउटपुट टर्मिनल उसकी वैल्यू हमें ज़ीरो होगी ये चेक करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो इसमें ये जो है वो और गेट है और ये नॉर गेट है ना। इसका मतलब यहाँ पे ये x है तो ये यहाँ पे हमें मिलेगा x प्लस वाई। फिर ये चूंकि नॉर गेट है तो यहाँ पे ये x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई जाएगा, यहाँ भी x प्लस वाई जाएगा। यानी दोनों इनपुट टर्मिनल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो x प्लस वाई के बराबर होंगी। और उसके बाद यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो उसका नॉट यानी उल्टा हमें करना है। तो जैसे अगर इसमें हम चेक करें तो जैसे पहली वैल्यू अगर हम चेक करें 0 0 इसके अंदर अगर हम पुट करेंगे तो ये x है, ये y है और फाइनली ये जो आउटपुट है वो हमें यहाँ पे देखना है, इस जगह ये आउटपुट। तो अगर x की वैल्यू को हम 0 0 लेते हैं तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये 0 है, ये भी 0 है, तो ये 0 प्लस 0 यानी एक तरह से 0 हो गया। फिर यहाँ भी 0 जाएगा और यहाँ भी ये 0 जाएगा, ये भी 0 है, ये भी 0 है, बट ये नॉर गेट है तो 0 प्लस 0 हो जाएगा, बट फिर वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब हमें जो आउटपुट मिलेगा वो यहाँ पे 1 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं अपन 0 एंड 1, यानी 0 एंड 1 लेंगे, यानी इसको 0 लेना है, इसको 1 लेना है। तो 0 प्लस ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ पे 0 प्लस 1 हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। ये भी 1, ये भी 1, फाइनली 1 प्लस 1 1 होगा, बट नॉट है इसलिए 0 हो जाएगा, तो इससे हमें 0 मिल जाएगा। यानी जो बी ऑप्शन है एक तो इससे हमें 0 मिल रहा है। सी जो है वो 1,0 है, तो ऑब्वियस है कि जब वो 0 और 1 से हमें 0 मिल रहा है तो 1 0 से भी 0 ही मिलेगा। ये सी ऑप्शन में आ रहा है। डी ऑप्शन में 1 1 लेना है, तो अगर ये 1 है, ये 1 है, तो 1 प्लस 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 और ये 1, फिर अगेन 1 प्लस 1 1 होगा, बट नॉट है इसलिए वो 0 हो जाएगा। यानी 1 1 से भी हमें 0 ही मिलेगा, यानी डी के अंदर भी हमें 0 ही मिल रहा है। तो बी सी डी इन तीनों में हमें 0 मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 में पावर ऑफ टू सोर्सेज S1 एंड S2 आर इन रेशियो 2:1 एंड दो सोर्सेज हैं, उनकी पावर्स का रेशियो में दे रखा है P1/P2:2 और जो है 2 × 10⁻15 फोटोन्स पर सेकेंड ऑफ वेवलेंथ। यानी जो पहला जो सोर्स दे रखा है उससे पर सेकेंड कितने फोटोन्स निकल रहे हैं उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2 × 10⁻15 और उसकी जो वेवलेंथ दे रखी है वो है λ1 = 600 नैनोमीटर। देन फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड एमिटेड, यानी हमें शायद n2 की वैल्यू इसके अंदर कैलकुलेट करनी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो है 300 नैनोमीटर। तो उसमें हम पावर का जो फॉर्मूला होता है वो यूज करेंगे। P इक्वल्स टू होता है NH न्यू, मीन्स P इक्वल्स टू NHc/λ। ठीक है, इसमें हमें जो है वो n कैलकुलेट करना है। ये h और c तो जो है वो कांस्टेंट है, यानी जो n है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p लैम्डा हो जाएगा। यानी n2/n1 इक्वल्स टू p2/p1 इंटू λ2/λ1। p2/p1 की जो वैल्यू है वो 1/2 है और λ2 की जो वैल्यू है वो 300 है और λ1 की जो वैल्यू है वो 600 है और इनटू जो नंबर ऑफ फोटोन्स हमें दे रखे थे वो थे 2 × 10⁻15। तो यहाँ पे ये 00 कैंसिल हो गया है, ये 1/4 आएगा, यानी कि ये अपने पास जो है वो ऑप्शन नंबर ये होगा 1/4। दिस इज 1/4 एंड आवर आंसर इज 1/, ये कैंसिल होने के बाद जो होगा वो 1/2 into 10⁻15. Okay, this is 0.5 into 10⁻15 means this is 5 into 10⁻14. 5 into 10⁻14 जो है वो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर आ रहा है। तो ये हमने फॉर्मूला यूज़ किया, इसमें P इक्वल्स टू NH न्यू, उससे ये सॉल्व हो गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 में। Statement 1, an electron in a uniform magnetic field can move without changing its
वेलोसिटी वेक्टर, बिल्कुल सही है। अगर कोई यूनिफॉर्म जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अलोंग दिस फील्ड विदाउट वेलोसिटी वेक्टर को चेंज किए हुए मूव कर सकता है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। इन द अबव केस द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी, बिल्कुल सही है। ये तभी पॉसिबल होगा जब इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगी। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट शुड बी करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट और स्टेटमेंट 2 जो है वो फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 में a drawn camera situated at a height of 18 km capture an image of area 400 km square on a camera film of size। इसमें एक्चुअल में ड्रोन कैमरा है और जो है वो ग्राउंड पे एक एरिया दे रखा है, उसकी इमेज उसको बनानी है और इस तरह से ये जो इसमें सिचुएशन दे रखी है वो डिस्टेंस जो दे रखी है वो दे रखी है 18 किलोमीटर। ये 18 किलोमीटर यानी जो ड्रोन कैमरा है वो ग्राउंड से 18 किलोमीटर की हाइट पे है और इसमें ये इंफॉर्मेशन है कि जो एरिया है, टोटल एरिया, जिस एरिया की इमेज बनानी है वो एरिया हमें दे रखा है 400 किलोमीटर स्क्वायर और जिस स्क्रीन के ऊपर, मतलब जिस फिल्म के ऊपर वो इमेज बनेगी उस फिल्म की जो साइज दे रखी है हमें वो 2x2 की दे रखी है। इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो लीनियर डायमेंशन है, एरिया की जो लीनियर डायमेंशन है वो तो होगी 20 किलोमीटर। इस 20 किलोमीटर की इमेज जो है वो 2 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की साइज 20 किलोमीटर है और इमेज की साइज जो है वो 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन का पता लग जाएगा हमें। मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर अपॉन 20 किलोमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। ये 2 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे इसको मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये -2 अपॉन ये 20 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 की पावर -5 और ये ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर -6 हो जाएगा। बट यहाँ पे एक्चुअल में रियल इमेज बननी है फिल्म के ऊपर, इसलिए मैग्निफिकेशन जो है, ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज उस तरफ बनेगी। तो यहाँ पे रियल इमेज बननी है तो कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। सो मैग्निफिकेशन शुड बी नेगेटिव -10 टू द पावर -6। अब इसमें हमें फोकल लेंथ पूछिए, जो हमने लेंस यूज किया होगा उसकी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी, F इक्वल्स टू होता है F अपॉन F प्लस U। ये जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है इसको हम यहाँ पुट कर देंगे और ये जो U है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो -18 किलोमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट करके उसको यहाँ पुट करेंगे। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल गेट फोकल लेंथ। आसान सी कैलकुलेशन है, इसको हम जो है वो कैलकुलेशन करके और इजीली हम फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। फोकल लेंथ जो है इसमें ऑप्शन 3 ये करेक्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये आंसर 18 आना चाहिए। मिलीमीटर में है लेकिन इसको मिलीमीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर फिर मीटर, किलोमीटर मीटर, फिर फाइनली मिलीमीटर। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। अ स्फेरिकल कंडक्टर कैरीज अ चार्ज ऑफ 4 into 10 to the power -8 brought in contact with an uncharged spherical conductor and they are separated by a distance r। दो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, एक पे चार्ज था बट एक पे कोई चार्ज नहीं था। अगर दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे तो जो नेट चार्ज आएगा दोनों पे इंडिविजुअली वो आधा आधा हो जाएगा, यानी जो दो स्फीयर्स हैं उन पे चार्ज सेम हो गया है 2 into 10 to the power -8। इसके पास भी चार्ज यही होगा और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R है। अब उसने बोला है कि दोनों के बीच का जो फोर्स है वो अगर इतना हो जाए तो सेपरेशन हमें पता करना है कितना होगा। तो जैसे इसमें कूलम्स लॉ हमें यूज करना है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू है 9 into 10 to the power -3 K की वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9। Q1 Q2 दोनों पे चार्जेस सेम है ही सही, तो ये हो जाएगा 2 into 10 to the power -8 into 2 into 10 to the power -8 और अपॉन ये R स्क्वायर। तो काफ़ी आसान सी कैलकुलेशन है और हमें R मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 शुड बी करेक्ट, यानी R की वैल्यू 2 आनी चाहिए। काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ हो रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में।
इसमें एक हमें लाइट दे रखी है इन द फॉलोइंग डायग्राम, पोलराइजर P1 एंड P2 आर ऑर्थोगोनल एंड P3 इज अलाइंड एट 45 डिग्री। इफ अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, यहाँ से जो लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, तो हमें पता है कि जब ये अनपोलराइज लाइट इसमें से पास होगी तो जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो आई नॉट बाय 2 के बराबर हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ये जो दूसरा पोलराइजर है इसको इसने अलाइन किया हुआ है 45 डिग्री के एंगल पे, तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी उस लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो हो जाएगी आई इक्वल्स टू आई नॉट बाई, तो उसकी है ही सही, और ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर 45 आ जाएगा। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो ये आई नॉट बाय 4 हो जाएगा। इसका मतलब YDSC में आगे जो यूज कर रहा है स्लाइड को, आगे वो फर्दर लिख रहा है, लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू P3 इज यूज्ड इन YDSC at some point P where path difference is lambda by 3, what is resultant intensity। हमें इस P पॉइंट पर resultant intensity निकालनी है, तो यहाँ पे जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी है I नॉट बाय 4, यानी यहाँ से जो इंटेंसिटी निकलेगी वो भी I नॉट बाय 4 है, यहाँ से जो इंटेंसिटी निकलेगी वो भी I नॉट बाय 4 है। बस हमें उस P पॉइंट पे जो लाइट वेव्स पहुंचेंगी उनके बीच में पाथ डिफरेंस जो है वो दे रखा है, फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो ये 2 पाई बाय लैम्डा एंड डेल्टा एक्स इज लैम्डा बाय 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3। बस हमें फॉर्मूला यूज करना है इसके अंदर, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है I1, तो I1 भी यहाँ पे I नॉट बाय 4 है, प्लस I2 I नॉट बाय 4 प्लस 2 रूट I1 I2, तो ये अगेन I नॉट बाय 4, एंड फाइनली यहाँ पे जो आएगा कॉस 2 पाई बाय 3। कॉस 2 पाई बाय 3 की वैल्यू -1/2 होगी, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आंसर विल बी आई नॉट बाय 4, यानी इस P पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी वो होगी आई नॉट बाय 4। सो ऑप्शन नंबर 3 शुड बी करेक्ट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। अ हॉट बॉडी इज प्लेस्ड इन द सराउंडिंग ऑफ टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बॉडी है उसको ठंडा होने के लिए रखा हुआ है और फाइनल सराउंडिंग टेम्परेचर जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। ड्यूरिंग फर्स्ट 4 मिनट्स इट्स टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम 40 डिग्री टू 24 डिग्री, यानी 40 डिग्री से उसका टेम्परेचर 24 डिग्री होने में 4 मिनट का टाइम लग रहा है। तो उसने पूछा है कि देन फाइंड इट्स टेम्परेचर आफ्टर 4 मिनट्स, यानी 24 डिग्री से टेम्परेचर कितना हो जाएगा अगले 4 मिनट में ये निकालना है। तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है उसके फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ पे, dt बाय dt इक्वल्स टू k t माइनस ts। dt बाय dt रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है, टाइम यहाँ पे लिखेंगे नीचे 4 मिनट, एवरेज के हिसाब से यहाँ वैल्यू निकलेगी। dt का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो 40 से 24, तो ये 40 से 24, टेम्परेचर बॉडी का पहले 40 था अब 24 रह गया है, तो 40 माइनस 24 अपॉन 4 इक्वल्स टू k। इधर जो टी टेम्परेचर यूज करते हैं वो एवरेज टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा बॉडी का, तो ये 40 प्लस 24 अपॉन 2 माइनस ts, एंड सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा वो दे रखा है 16। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अगली इक्वेशन यूज करनी है अगले 4 मिनट के लिए, तो अगले 4 मिनट के लिए यूज करते हैं। अगेन ये टाइम है 4, अब की बार टेम्परेचर 24 से घट करके टी हो गया है, 24 से घट करके यहाँ पे टी हो गया है, तो ये 24 माइनस टी इक्वल्स टू के। एवरेज टेम्परेचर जो होगा वो हो जाएगा 24 प्लस टी अपॉन 2 माइनस 16। ये हुई इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके इजीली हम यहाँ पे टी की वैल्यू चेक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हमें आंसर मिल रहा है वो है फोर्थ ऑप्शन, यानी यहाँ पे 18.7 डिग्री सेंटीग्रेड सॉल्व करने पे आंसर आना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन शुड बी करेक्ट। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 19 में एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैज करंट I and its radius is A. Choose the correct graph for B versus R where R is distance from center of wire. एक्चुअल में ये एक सॉलिड सिलेंडर है, वायर मीन्स एक सॉलिड सिलेंडर है और सॉलिड सिलेंडर के पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे करंट फ्लो हो रही है, यानी सॉलिड सिलेंडर के अंदर करंट फ्लो हो रही है।
तो इसमें जो ग्राफ पूछा है वो मैग्नेटिक फील्ड का पूछा है, तो स्टैंडर्ड ग्राफ है वो स्टैंडर्ड ग्राफ इसी तरह का बनता है। अंदर अंदर जब पॉइंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बी इन वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, और जैसे ही पॉइंट बाहर निकलता है बी आउट तो वहां पे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो पहले स्ट्रेट लाइन देन हाइपरबोला, सो ऑप्शन नंबर 2 शुड बी करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 में द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज, पोजिशन वेक्टर में दे रखा है और इसकी वेलोसिटी पूछी है टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो वेलोसिटी वेक्टर के लिए इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा tan t i कैप माइनस 5 j कैप, ये इसका वेलोसिटी वेक्टर होगा। टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा है तो इसमें t की जगह 2 सेकेंड पुट कर देंगे, तो वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड विल बी 20 i कैप माइनस 5 j कैप। तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये √20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी रूट में 400 प्लस 25, यानी रूट में आ जाएगा 425। तो रूट में जो 425 होगा ये 5√17 होगा, 5√17। तो आंसर इज 5√17। बट इसने डायरेक्शन भी पूछी है, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये 20 i कैप माइनस 5 j कैप आ रहा है इसके अंदर, 20 i कैप माइनस 5 j कैप, दिस इज 20 i कैप माइनस 5 j कैप, तो रिजल्टेंट होगा इस तरफ। तो अगर हम ये एंगल देखें थीटा, सो tan थीटा विल बी 20/5 यानी 4, यानी थीटा इज tan इनवर्स 4। बट ये जो tan इनवर्स 4 है ये नेगेटिव y एक्सिस के साथ है, tan इनवर्स 4 विद नेगेटिव y एक्सिस, सो दिस ऑप्शन शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द करंट IA minus IB if n charged particles move in a circular path with omega angular velocity and there are 2 amperes loop are given where IA is net current passing through the amperian loop A and IB is the net current passing through loop B। इसमें एक ये पूरा इस तरह से अरेंजमेंट दे रखा है, n चार्ज पार्टिकल्स हैं और ये सब के सब सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक लूप ये B है, दूसरा लूप ये A है। इसमें पूछा है कि नेट जो करंट होगी इस वाले लूप से पास होने वाली करंट IA है, इस वाले लूप से, और इस वाले लूप से फ्लो होने वाली करंट IB है। तो हमें दोनों का डिफरेंस पूछा है। सबसे पहले तो इसमें जो IB करंट होगी, अगर ये सारे चार्जेस एक ही सेंस में घूम रहे हैं तो पर सेकंड जितना चार्ज यहाँ से निकलेगा पर सेकंड उतना ही चार्ज यहाँ पे एंटर भी हो रहा है, यानी इस लूप में से कोई नेट चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है पर सेकंड, इसलिए जो IB की वैल्यू होगी वो तो होगी 0। दूसरा लूप जो हमें दे रखा है A, इसमें से करंट फ्लो होगी क्योंकि इसके अंदर लगातार नेट चार्ज फ्लो हो रहा है। तो उसके लिए हम करंट कैसे निकालेंगे, करंट हम निकालेंगे कितना नेट चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकंड। तो t सेकंड में यानी इस पूरे चार्ज को एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करने में कैपिटल टाइम t लगेगा और इस कैपिटल t टाइम में nq चार्ज इस लूप से पास हो जाएगा। सो करंट इज nq/t बट t इज 2π/ω, तो ये 2π/ω। बस ये फाइनल अपना आंसर है, क्योंकि ये वाली जो करंट है वो IA है और उसने पूछा था IA minus IB, but IB is 0, so final answer is IA, which is nq omega upon 2π। nq omega upon 2π फर्स्ट ऑप्शन में नजर आ रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है हमें x इक्वल्स टू x नॉट साइन स्क्वायर t/2, फाइंड ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस x। काइनेटिक एनर्जी और x के बीच में हमें ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो x इक्वल्स टू x नॉट, ये जो साइन स्क्वायर t/2 दे रखा है इसको हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। cos t शुड बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t/2। सो यहां से जो साइन स्क्वायर t/2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस cos t/2। सो दिस इज 1 minus cos t/2. Okay, so x is x naught by 2
माइनस एक्स नॉट बाई टू कॉस टी। यहाँ पे जो ओमेगा हमें दिख रहा है, ओमेगा जो है वो यहाँ पे 1 है, ओमेगा इज 1। सो टाइम पीरियड ऑफ SHM जो होता है वो 2 पाई बाय ओमेगा होता है, यानी ये 2 पाई है, यानी पूरी SHM का जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई सेकेंड के बराबर है। अब इसमें हमें देखना है काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन, हमें इसके अंदर देखना है। तो सबसे पहले तो t इक्वल्स टू 0 पे देखते हैं इसकी मोशन किस तरह की है। अगर इसमें हमें वेलोसिटी हमें चेक करनी है सबसे पहले, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 को अगर हम लोकेट करें तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 x की वैल्यू यहाँ पे 0 है। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू 0 हमें शो हो रही है। अगर इसको डिफरेंशिएट करें, वेलोसिटी निकालें, तो देखो वेलोसिटी कितनी आएगी यहाँ पे v इक्वल्स टू, अगर मैं देखूं dx बाय dt, तो यहाँ से जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x नॉट साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 साइन t बाई 2, 2 साइन t बाई 2, एंड फर्दर साइन का करेंगे तो ये आएगा cos, यानी cos t बाई 2। ओके, और एक 1/2 जो है और मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पे ये 2 भी आ जाएगा। तो फाइनली हो जाएगा x नॉट साइन t बाई 2 cos t बाई 2। बट अगर इस 2 को भी ऊपर ही रहने दें तो ये जो है वो पूरा साइन t में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज साइन t। ओके, तो x नॉट अपॉन 2, दिस इज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का फंक्शन है। अगर हम देखें तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो 0 आ रही है। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब x बराबर 0, जहां पार्टिकल t बराबर 0 पे होगा वहां वेलोसिटी 0 है। इट मींस दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। पार्टिकल वापस उधर वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे कब जाएगा, t/2 टाइम के बाद जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे t/2 निकालें तो t/2 जो आएगा वो पाई के बराबर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे पाई पुट कर देते हैं, अगर t की जगह पाई पुट करेंगे साइन पाई, तो साइन पाई इज अगेन 0, यानी वेलोसिटी फिर से 0 हो गई है। और उस वक्त x कितना होगा, यहाँ भी t को हम पाई पुट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे t को पाई पुट करेंगे तो एट टाइम t इक्वल्स टू पाई, दिस इज -1, तो ये x नोट बाई 2 प्लस x नोट बाई 2 यानी x नोट के बराबर होगा। इसका मतलब ये x बराबर x नोट हो गया है। और यहां से यहां तक का जो टाइम है ये t बराबर 0 है, ये होगा t बराबर t/2, यानी पार्टिकल एक्सट्रीम से एक्सट्रीम पे आ गया है, t बराबर 0 पे भी वेलोसिटी 0 है, और t इक्वल्स टू, है ना, t इक्वल्स टू t/2 जो टाइम होगा, t/2 मतलब पाई, तो साइन पाई पे भी वेलोसिटी 0 होगी। तो ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम पर पार्टिकल पहुंच गया है, यानी कि x बराबर 0 एक्सट्रीम है, x बराबर x नोट भी एक्सट्रीम है। तो जो इसकी मीन पोजीशन आएगी जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वो हो जाएगा x इक्वल्स टू x नोट बाय 2। तो वेलोसिटी एक्सट्रीम पे 0 है, फिर मैक्सिमम है, फिर 0 है, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका वेरिएशन किस तरह से आएगा। अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन बनाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी के फंक्शन में साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का फंक्शन आएगा, वो यहाँ से भी पता लग जाएगा। तो यहाँ पे पहले वेलोसिटी 0 से बढ़ेगी, ऑब्वियस है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी और फिर डिक्रीज होगी। हमें यहाँ पे जो ग्राफ उसने पूछा है वो टाइम के साथ नहीं पूछा है, उसने ग्राफ एक्स के साथ पूछा है। तो जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है एक्स के साथ होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसमें डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला टाइप बनेगा। और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला इस तरह से बनेगा कि वेलोसिटी 0 है, फिर x नोट बाई 2 पे मैक्सिमम है, और फिर उसके बाद जो है इस तरह से 0 से स्टार्ट होगा मैक्सिमम, देन विल बिकम अगेन 0। तो इस तरह का जो ग्राफ हमें बनेगा, और ये ग्राफ हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में। फॉर द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ग्राफ इज लीनियर, स्लोप इज d/h, h इज रिलेटेड टू स्लोप, टू फाइंड d V0 रिक्वायर फाई। एक्चुअल में यहाँ पे d की जगह दिस शुड बी फाई एंड दिस शुड ऑल्सो बी फाई। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। जो ग्राफ होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। इसका मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, ये तो कन्फर्म है कि सही है। अगर हम आइंस्टीन की इक्वेशन लिखें तो आइंस्टीन की इक्वेशन में k मैक्सिमम इक्वल्स टू होता है h न्यू माइनस फाई।
ओके। के मैक्सिमम होता है EVS, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को इसने V0 से लिखा है, दिस इज एच न्यू माइनस फाई। तो अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाएंगे तो ये h बाई ई न्यू माइनस फाई के बराबर आएगा, यहाँ भी फाई अपॉन ई ही आएगा। यानी जो स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेप्ट है यहाँ पे, ये इंटरसेप्ट तो होगा फाई बाई ई के बराबर, और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा tan थीटा वो हो जाएगा h बाई ई। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट दिख रहा है, स्लोप इज फाई बाई एच बट स्लोप इज h बाई ई, तो दिस शुड बी इनकरेक्ट। थर्ड में h इज रिलेटेड टू स्लोप, बिल्कुल सही है, स्लोप के एक्सप्रेशन में h आ रहा है इसलिए हम इसे सही देंगे। फोर्थ में लिखा है टू फाइंड फाई वी डू नॉट रिक्वायर h, फाई की कैलकुलेशन के लिए क्या h की रिक्वायरमेंट होगी, फाई की कैलकुलेशन के लिए क्या h की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम स्लोप से कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये जो इंटरसेप्ट है यही फाई बाई ई होगा। यहाँ पे एक्चुअल में एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आती है न्यू नॉट के बराबर, वो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी तो जो वर्क फंक्शन होगा वो हो जाएगा h न्यू नॉट। तो यहाँ पे फाई की कैलकुलेशन के लिए h की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का यूज करके और फाई कैलकुलेट करते हैं तो, और अगर इंटरसेप्ट का यूज करके कर रहे हैं तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल में जो ओरिजिनल क्वेश्चन होगा जैसा कि हमें स्टूडेंट्स ने बताया है, तो वो थोड़ा सा जो है वो ऑप्शंस होंगे ABCD, फिर जो मल्टीपल चॉइसेस होंगे उसमें इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल कि A एंड B आर करेक्ट, ABC आर करेक्ट, तो उस तरह का कुछ क्वेश्चन रहा होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मतलब इसमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये ऑप्शन नहीं है, ये पॉइंट्स उसने दे रखे होंगे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, इस तरह से। तो इसके अंदर ये फर्स्ट भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, और जो है सेकंड जो है वो इनकरेक्ट दिख रहा है, और फोर्थ में टू फाइंड फाई वी डो नॉट रिक्वायर h, ये भी इनकरेक्ट है। यानी इसके अंदर दो ऑप्शंस करेक्ट है, यानी A एंड C आर करेक्ट। इस तरह से कुछ ऑप्शन बनाना पड़ेगा तब जाकर के उसको हम सही कर पाएंगे। जिस तरह से स्टूडेंट ने हमें डिटेल दी है उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन में लिखा है। ये क्वेश्चन नंबर 23। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। An electron is moving in a circular path inside a solenoid with a time period of 75 nanosecond. एक इलेक्ट्रॉन है वो सोलेनॉइड के अंदर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और उस सर्कुलर पाथ का टाइम पीरियड हमें दे रखा है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई m बाई क्यूबी। अगर सर्कुलर पाथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल घूमता है तो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है। t हमें गिवन है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का पता है और मास भी पता है, तो यहाँ से मैं b की कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी। दिस b शुड बी 2 पाई m अपॉन क्यू टी। सब वैल्यूज को पुट करके यहाँ से b कैलकुलेट हो जाएगा। फिर उसने लिखा हुआ है सोलेनॉइड में अगर 1 एम्पियर की करंट है तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने होंगे। तो सोलेनॉइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। b हम कैलकुलेट कर चुके हैं, b को यहाँ पुट कर देंगे, म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, करंट की वैल्यू भी पुट कर देंगे। सारा डेटा पुट करने के बाद हमें इजीली n की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। अ मटेरियल हैज अ बल्क मॉडुलस ऑफ 25 इंटू 10 टू द पावर 11। बल्क मॉडुलस यानी b की वैल्यू हमें दे रखी है, ये b हमें गिवन है इसमें 25 इंटू 10 टू द पावर 11। इफ इट अंडरगोज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी दे रखी है डेल्टा v बाय v, ये हमें दे रखा है 0.2% का मतलब हो गया है 0.002, ये हमें इसमें दिया हुआ है। और हमसे पूछा एक्सेस प्रेशर, तो जस्ट बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है एक्सेस प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, हम इसका इजीली यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। सो P इक्वल्स टू B डेल्टा V बाई V, यानी इन दोनों को आपस में बस मल्टीप्लाई करना है, यानी 25 इंटू 10 टू द पावर 11 0.002 बस। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इजीली हम आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे P जो है वो ये आना चाहिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25।